हमारे पीटी टीचर होते थे, हमारे कोच भी थे, वो हमें सिखाते थे। उन्होंने एक बार बड़ी महत्वपूर्ण बताई, कह रहे कभी भी फास्ट बॉलर पे भरोसा मत कर। अच्छा। आज आप देखते हैं सचिन तेंदुलकर, उनका बेटा भी आज क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन वो एक किसी मुकाम पे पहुंच गए। अब किसी छोटे आदमी का बच्चा अगर क्रिकेट खेल के आगे आएगा तो कैसे आएगा? जो आज आप काम करने जा रहे हैं जी, वो काम अगर आपने पूरा किया तो ये बच्चों को जो क्रिकेट सिखाएंगे ये हमारी पावर बनेगी। बिल्कुल। यंगस्टर यही हैं जिन्होंने आगे जाके ज़िंदगी में पढ़ना भी है, खेलना भी है, और लाइक हमारे ट्रेड में भी अगर ये सीख के आएंगे तो हमारे ट्रेड में भी खूब होनी चाहिए। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, आप ये करिए, उसके बाद एक टीम यंगस्टर गर्ल्स की बनाइए। जी, बहुत अच्छा। बिकॉज आजकल लड़कियों को कम मत समझो, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल। लड़कों से कम नहीं है। भारतीय नारी सब पे भारी सर। तो वो आप एक टीम वो भी बनाओ, और उसके बाद आपको उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश के शिखर तक आपको ले जाऊंगा। आपको जहाँ से जो मदद की जरूरत है आपको पूरी मिलेगी और पूरी सपोर्ट मिलेगी। ये मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा और आपको पूरी सपोर्ट। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार, मैं हूं आलोक सक्सेना और मैं आया हूं एक नया पन्ना लेके, दी आलोक सक्सेना पॉडकास्ट शो, जिसमें मैं एक शो करता हूं, एपिसोड करता हूं पन्ने जिंदगी की किताब से। पन्ने जिंदगी की किताब से इस जो एपिसोड है, ये एक ऐसा पन्ना है, एक ऐसी शख्सियत के ऊपर ये पन्ना है जिनकी जिंदगी की किताब बड़ी इंटरेस्टिंग है, एंटरटेनिंग है, स्पोर्ट्स भी है, मसाला भी है, सस्पेंस भी है। तो बस जो शख्सियत है वो बहुत बहुआयामी प्रतिभा है और उनका नाम है श्री ललित ठुकराल। ललित ठुकराल जी के बारे में आपसे तारुफ कराने से पहले उनके बारे में मैं आपको बताऊं, चेयरमैन हैं आप नोएडा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के, इंटरनेशनल गारमेंट फेयर एसोसिएशन के भी आप चीफ हैं, और नोएडा जहां पे 4,500 फैक्ट्रीज हैं टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड, वो आपकी देखरेख में 4,500 फैक्ट्रीज हैं। आप अपैरल पार्क बना रहे हैं, यमुना जो एरिया आया है नया, जहां पे आप भारत का बेहतरीन एयरपोर्ट भी बना। तो आइए बात करते हैं हमारी आज की शख्सियत श्री ललित ठुकराल साहब से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, आपने बहुत सारे काम किए और इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि आप जो ये 4,500 फैक्ट्रीज हैं, इन 4,000 फैक्ट्रीज में बहुत सारा आपका दिन शुरू होता होगा, तो तमाम जद्दोजहद रहती होगी और बहुत सारी, कभी लेबर प्रॉब्लम, कभी ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। तो आपकी दिन की शुरुआत कैसे होती है? और इन सब प्रॉब्लम्स के बीच में आप अपने आप को, इतना हैंडसम तो आप हैं ही, फिट कैसे रख पाते हैं? देखिए, आपने प्रॉब्लम शुरू ही प्रॉब्लम की बात से करी है, तो मैं उसको आपको बता दूं कि हम लोगों ने इतनी प्रॉब्लम्स देख ली हैं कि अब कोई प्रॉब्लम हमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम नहीं लगती ही लगती नहीं है, है। क्या बात है। और रही बात मेंटेन करने की, देखिए, अगर आपका मन सच्चा है, अगर आपकी भावना अच्छी है और आप लोगों के लिए अच्छा सोचते हो, दूसरों के लिए भला करते हो, तो आपकी ऑटोमेटिकली आपकी जो सिस्टम है बॉडी का, आपकी अपनी सोच है, वो आपको मेंटेन करे रखती है। क्या बात है, बहुत सही। सर, आप चूंकि क्रिकेट से मुझे पता है आप जुड़े हैं, सलवान स्कूल में आप रहे थे, वहां से क्रिकेट आपने खेला। उसके बाद अब आपके दोनों पोते भी क्रिकेट खेलते हैं, देवता भी क्रिकेट खेलता है, निखिल आपके पुत्र वो भी क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट शुरुआत से ही आपके परिवार में रहा। वैसे एक फूडी फैमिली है, लेकिन क्रिकेट आपके दिल के बहुत करीब है। तो अभी जो जेसीसी हो रहा है, जूनियर क्रिकेट चैंपियनशिप, उसमें आपका जुड़ाव हुआ, तो कैसे आप उसमें जुड़े और क्यों आपको लगा कि मुझे जेसीसी से जुड़ना चाहिए? देखो, आजकल जो जूनियर बच्चे हैं, छोटे बच्चे, जी। हम देखते हैं कि बच्चा छोटा होता है ना और 1.5 साल का है, वो रो रहा है, तो उसकी माँ उसको गोद में उठा के चुप नहीं कराती, उसको मोबाइल फ़ोन पकड़ा देती है। बिल्कुल। वो मोबाइल फ़ोन देखने लग जाता है। तो आज सब बच्चों का जो यंग बच्चे हैं जिनको सीखना चाहिए कल्चर, स्पोर्ट्स, हम गुल्ली डंडा खेलते थे, हम स्टापू खेलते थे, हम वो चाहे खो-खो खेलते थे, अब लुप्त हो गए हैं। वो ये मालूम ही नहीं किसी को, लंगड़ी टांग खेलते थे। ऐसी एक्सरसाइज़ थी जो आज बच्चे नहीं करते हैं। पर्सनल कांटेक्ट था, लोगों से हाँ, मिलते थे, बाहर जाते थे। हाँ। लेकिन आजकल के बच्चे सिर्फ़ आईपैड, लैपटॉप और इसके अंदर बिज़ी हो गए वीडियो हैं। गेम्स हाँ, और यही सब। उनका अपना स्पोर्ट्स का कुछ रहा नहीं, बहुत कम हो गया है। एंड उसके लिए हमारे को देखिए कि बच्चों को, आज आप देखते हैं सचिन तेंदुलकर,
उनका बेटा भी आज क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, अर्जुन, वेरी गुड बॉय। एंड लेकिन वो एक किसी मुकाम पे पहुंच गए। अब किसी छोटे आदमी का बच्चा अगर क्रिकेट खेल के आगे आएगा तो कैसे आएगा? जब तक उसके लिए साधन नहीं होंगे, उसको कोई एजुकेट करने वाला नहीं होगा, उसको कोई अच्छा कोच नहीं होगा सिखाने वाला। तो जब हम क्रिकेट खेलते थे, हम देखते थे कि हमें हमारे जो कोच थे, स्कूल के जो हमारे पीटी टीचर होते थे, हमारे कोच भी थे, वो हमें सिखाते थे। उन्होंने एक बार बड़ी महत्वपूर्ण बताई, कह रहे कभी भी फास्ट बॉलर पे भरोसा मत करना, अच्छा क्योंकि फास्ट बॉलर कभी कभी बहुत बड़ा धोखा देता है। वो अच्छा इतनी स्पीड से भाग के आता है और तुम सोचते हो कि वो आएगी, टिप्पा पड़ेगी, स्पीड पे आएगी और तुम उठा के मारोगे, हिट करोगे। वो हिट करते करते देखते हो बॉल वो धीरे से स्लो फेंक, स्लोअर पे तो वो आपको एकदम समझ ही नहीं आती क्या हुआ। सो मतलब हर प्लेयर को हर चीज सीखने के लिए कोई सिखाने वाला चाहिए। ये तो मैंने एग्जांपल दिया आपको। सही बोला अब आपने। बच्चों को जो कोच अच्छी कोचिंग मिलेगी, उनको कोई अच्छी, आप जैसे आपने शुरू किया इसके ऊपर, मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बच्चों के साथ ये काम शुरू किया। मेरे अपने घर में 4 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, जो मेरे ग्रैंडसन हैं चारों। एंड हमारे कितने दोस्त हैं, उनके ग्रैंडसन सब क्रिकेट खेलते हैं। मैं 15A में रहता हूँ, सेक्टर 15A नोएडा में। तो वहाँ पर भी हमारे बहुत बच्चे सारे खेला करते, सारे स्पोर्ट्स खेलते हैं। हमारे तो क्लब है, तो इसलिए बहुत उनको सुविधाएं हाँ, मिली बहुत हुई अच्छा हैं, क्लब है वहाँ। बाकी सब जगह नहीं है। जी तो ये आपने एक शुरुआत अच्छी की है। इससे बच्चों का एक ध्यान जो आईपैड से हटेगा, गेम्स की तरफ जाएगा, और उनको जब कोच अच्छा मिलेगा तो वो सीख के आज हमारे, मैं आपको नोएडा की बात करूं, नोएडा की कितनी पॉपुलेशन है? इतना बड़ा नोएडा, 150 सेक्टर, अब तो 151 भी हो गए। इतना बड़ा सेक्टर है। गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ गिनती की अगर टीमें गिने ना तो 2 4 5 टीमें होंगी या 10 टीमें होंगी, छोटे 10 होंगी। वो भी बड़ों की, छोटों की नहीं है। बिल्कुल देखो, नोएडा की बात करें, उसके बाद उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की 2 टीमें हैं आज की तारीख में जो बड़े लेवल पे खेलती हैं। अरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी बोला, कम से कम इतना बड़ा प्रांत है, उसके अंदर कम से कम 10 टीमें होनी चाहिए तुम्हारी। 4 तो कह रहे हैं रणजी ट्रॉफी में हाँ, होनी 4 रणजी ट्रॉफी में होनी चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, वो उनकी एक सोच है कि वो बनेंगी कैसे। अगर हम बच्चों को आगे सिखाएंगे, उनको आगे लाएंगे, तभी वो आज सीखने के बाद इस मुकाम पे पहुंचेंगे, कल बड़ी टीम में खेल सकेंगे। चाहिए। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। सी होता क्या है कि अब जैसे जेसीसी जो है जूनियर क्रिकेट चैंपियनशिप, इसका सीजन 8 अभी आ रहा है। राज यादव हैं, एक कोच हैं, एक्स क्रिकेटर रहे हैं, नेशनल लेवल पे क्रिकेट खेला, बीसीसीआई के लेवल 2 कोच भी रहे हैं। तो हमने सोचा कि यार क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, छोटे बच्चों के लिए काम किया जाए। क्योंकि ग्रास रूट लेवल का जो गेम है ना सर, इस पे लोगों की तवज्जो आसानी से नहीं आती। स्पॉन्सर आसानी से नहीं आता। आप देखिए आईपीएल में भरे पड़े हैं स्पॉन्सर। आप बड़ा कोई क्रिकेट कीजिए, अच्छी बात है, आने चाहिए। लेकिन जो ग्रास रूट लेवल है, यहीं से क्रिकेट की पौध यहीं से बड़ी होगी। आप सूर्य कुमार यादव को सूर्य कुमार बनने के बाद तो दुनिया जानेगी। लेकिन उसके बनने के पहले की जो जर्नी है, सचिन तेंदुलकर का आपने नाम लिया, अर्जुन तेंदुलकर का हमने नाम लिया, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, तमाम ऐसे क्रिकेटर्स हैं। लेकिन इनकी जो विराट और सचिन और इनकी बनने की जो जर्नी है, उस जर्नी में अगर कोई स्पॉन्सर नहीं आएगा या उसको तवज्जो नहीं दी जाएगी, तो हमने सोचा क्यों ना इसका बेड़ा उठाया जाए और उसमें आप हमारे साथ आए। तो क्या सोच के आपको लगा कि हम इस इनिशिएटिव को आपको हमें सपोर्ट करना चाहिए? देखो, देने वाले बहुत हैं, लेने वाला चाहिए। आपका, आप जो कार्य कर रहे हैं, वो कार्य के अंदर निष्ठा होनी चाहिए पूरी, और उसको आप धरातल पे लेके आइए अच्छी तरीके से, तो आपके पास, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, सारे स्पॉन्सर आपके पास आएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। देखो मैं बताऊं आपको, हम जब खेलते थे, मेरे साथ रमन लांबा, हम सब साथ के साथी हैं सबके, तो उन लोगों को खेलते हुए देख के हमें बड़ा अच्छा लगता था। हम जब छिक्का मार दें तो बहुत ताड़ियां बजती थी, हम बड़े खुश होते थे। लेकिन आज हम बच्चों को जब मैं देखता हूँ खेलते हुए, जब वो हिट करते हैं और एक और चौका मार दिया, और किस स्पीड से मारा है, और जैसे वो मार के उछल के वापस आते हैं, तो वो खुशी हमें अपना बचपन याद दिलाती बिल्कुल, हम वो जी है। लेते हाँ, हैं वो वो पल। पल वो जीते हैं। तब हमने वो पल नहीं जिए, तब तो हम खेलते थे। आज हम वो खुशी देखते हैं, और बच्चों को खुशी देख के हम देखते हैं कि देखो, आज इनकी उम्र में हमें कुछ भी नहीं आता था, आज ये इतना खेल रहे हैं, तो आगे जाके कितना बढ़िया खेलेंगे। अपने स्टेट का नाम करेंगे, अपने एरिया का नाम करेंगे, देश का नाम करेंगे, अपने पेरेंट्स का नाम करेंगे, तमाम चीज़ें हैं तमाम उसमें। चीज़ें।
तो सर क्रिकेट से थोड़ा-सा हटके अब चूँकि आप एक बहुत बड़ा काम करते हैं, आप पूरा व्यस्त रहते हैं पूरा दिन, गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पूरी आप देखते हैं और ये जो 4500 फैक्ट्रीज़ हैं, वो आप देखते हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो फैक्ट्री के वर्कर्स होते हैं, उनके पास लाइफ में स्ट्रेस होता है, लंबी शिफ्ट्स होती हैं, तो क्या ना उनको भी स्पोर्ट्स के माध्यम से जोड़ा जाए? कुछ इस तरह का कार्य किया जाए? हाँ, अच्छी सोच है, अच्छी सोच है, लेकिन जो काम करते हैं लोग, देखो हमने आज से 4 साल पहले की बात बताऊँ, हमने एक मैच ऑर्गेनाइज़ ऑर्गेनाइज़ किया किया था। था, जिसमें नोएडा क्लस्टर की टीम थी, जेसी पेनी की टीम थी और पर्ल की टीम थी, बड़े-बड़े बाइंग हाउसेस की और एक्सपोर्टर्स की टीम थी, उन सब का मैच किया था हमने, मैच कराया था। वो एक अच्छी कोऑर्डिनेशन होती है, आपस में मिलना-जुलना हो जाता है और इट्स अ गुड थिंग, तो वो किया, लेकिन वर्कर्स की जहाँ तक हम बात करें, वर्कर्स में कई लोगों की फैक्ट्री में लोग आपस में खेलते रहते हैं, क्रिकेट खेल लेते हैं, उनको काम करने से फुर्सत नहीं होती। जी, और आई नो। गारमेंट का काम ऐसा है, दिन-रात काम चलता है। ये बिकॉज़ ऑफ द टाइम टाइम, ज़ोन्स मैनेज करने हैं। पंक्चुअलिटी, टाइमिंग इसके अंदर बहुत कम होता है। शिपमेंट जानी है, डिलीवरी होनी है, कपड़ा आ रहा था, नहीं आया, अरे 1 दिन लेट हो गया, ट्रक ट्रक खराब हो गया या किसी वजह से रह गया, फिर 2 दिन दिन-रात काम करना पड़ता है उसको पूरा करने के लिए। तो एक बड़ी अलग सी सिचुएशन आ जाती है। देखिए, हमारे यहाँ पर टोटल नोएडा के अंदर 4,500 फैक्ट्रीज़ हैं गारमेंट की, जिसमें लगभग 9 से 10 लाख लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जुड़े हुए हैं ओके, एम्प्लॉयड हैं उसमें। और 55,000 करोड़ की यहाँ से गारमेंट की एक्सपोर्ट होती है और लगभग 10,000 करोड़ के आसपास डोमेस्टिक का माल भी बनता है। डोमेस्टिक का बिजनेस बहुत बड़ा हो गया है जी, अभी के बड़ा हो गया। और हमारे जो नोएडा में है, नोएडा है, गौतम बुद्ध नगर, जो हमारे मुख्यमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना जो शुरू की थी उन्होंने, ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसके अंदर उन्होंने नोएडा को सिटी ऑफ अपैरल घोषित किया था, क्योंकि यहाँ अपैरल का काम ज़्यादा होता है। उसी के तहत हम अपैरल पार्क बना रहे हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे। वो क्या हुआ कि हम कहते हैं हमारा क्लस्टर है, पूरा नोएडा हमारा क्लस्टर है। क्लस्टर का मतलब ये होता है कि हम एक जगह में एक तरह की सब फैक्ट्री बनाएं। जी, जो हमने आज जब मुख्यमंत्री जी आए तो मैंने उनसे मिला, उनको बताया कि मैं चाहता हूँ क्लस्टर डेवलपमेंट करना है ऐसे, तो उन्होंने मुझे परमिशन दी। उनके आशीर्वाद से मैंने पहला उत्तर प्रदेश में क्लस्टर बनाया, अपैरल पार्क। बहुत बढ़िया। उसमें सब एक तरह की फैक्ट्री हैं। सरकार को भी, अगर हमारे 100 फैक्ट्री हैं साथ में, तो उनकी प्रॉब्लम, एक ट्रेड है तो एक तरह की है, सिमिलर है। तो सरकार ने 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करी, जैसे कॉमन ईटीपी लगा दिया, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व, कॉमन फैसिलिटी लगा दिया, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व, और जो उनको साधन चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, वो सब उसी तरह एडजस्ट हो जाता है। तो सरकार भी खुश, सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ता है और लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो उसी के हिसाब से हमारे सरकार ने आगे अपैरल पार्क के बाद टॉय पार्क, मेडिकल पार्क और एमएसएमई पार्क, लघु उद्योग पार्क, इस तरह से बड़े पार्क बनाए। गोरखपुर में भी अपैरल पार्क बना है। गोरखपुर में तो बहुत ही अच्छा किया उन्होंने, वो तो एक स्टार्टअप्स के लिए उन्होंने बना दी है, पूरी गालें बना दी है। वो सब किराए पे दे रहे हैं उनको, स्टार्टअप्स को, ताकि उनको ज़मीन पे पैसा ना लगाना पड़े। अभी आए, प्लग एंड प्ले शुरू करें, काम कर लें। ये बहुत ही एक अच्छा काम हुआ है वहाँ। तो ये जो सिचुएशन है हमारे नोएडा की, नोएडा में अब जब वो बन जाएगा क्लस्टर, तो वहाँ पे कम से कम 2 लाख से ऊपर महिलाओं को रोजगार मिलेगा क्या बात है। और एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ में है। बाहर भी आएंगे तो खुश होंगे, आते ही लैंड करेंगे, इंटरनेशनल फ्लाइट्स वहीं लैंड होंगी तो होटल भी आसपास है सब। तो एक अच्छा साधन, अच्छा एक बेनिफिट मिलने वाला है नोएडा के जो जितने गारमेंट एक्सपोर्टर हैं उनको अपैरल पार्क से। जी हाँ, बिल्कुल आई एम श्योर द because Yogi ji, Honorable CM, is actually doing a lot of initiatives for garments, for textile industry, even sports also. But don't you think that the Yamuna, it still will take some time, at least 2 years down the line, though the development is happening very fast right now. Airport is operational at the moment. But how do you foresee that how much time it's going to take when actualize the entire all these projects? देखो, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, एक घर में, एक परिवार में 10 लोग होते हैं तो सारे एक जैसे नहीं होते। जी, इसी तरह हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो सारी एक तरह की नहीं होती है। उसमें कुछ लोग होते हैं जो प्रोग्रेसिव होते हैं। तो मैंने अभी देखो एयरपोर्ट बन गया ना, उसमें जी, operational ऑपरेशनल है है, तो
उसमें जो हमारे पहले डीएम थे यहाँ, उसके बाद बाकी जो ऑफिसर थे, उनमें काफ़ी कुछ लोग ऐसे प्रोग्रेसिव थे, तो उन्होंने कोई परवाह नहीं की, प्रोग्रेस को करने के लिए पूरा जोर लगा दिया, जिसका नतीजा है कि आज हम यहाँ खड़े हैं। अब यमुना अथॉरिटी के जो सीईओ थे पहले, उन्होंने भी पूरा जोर लगाया और बहुत मेहनत करी और सब डेवलपमेंट शुरू करा दी। इतनी बड़ी जगह को डेवलप करना, उनका पूरा प्लानिंग करना टेक टाइम्स। मैंने सरकार से अनुरोध किया अभी कि आप यहाँ पे किसी भी इंडस्ट्रियल अथॉरिटीज़ के अंदर जब भी आप किसी आईएएस को या किसी भी ऑफिसर्स को आप लगाते हैं, तो उसको आप ये देखो लगाने से पहले कि ये प्रोग्रेसिव आदमी है या नहीं। अगर वो प्रोग्रेसिव है तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो 3 साल में पूरा होना, वो डेफिनेटली 2 साल में पूरा करेगा। अगर प्रोग्रेसिव नहीं है तो 3 साल का प्रोजेक्ट वो 4.5 साल में करेगा। और जहाँ यमुना की बात कर रहे हैं, यमुना बहुत तेज़ी से चल रहा है काम, और वहाँ पे तो किसानों की प्रॉब्लम थी, वो भी सॉल्व हो रही है, और वो वहाँ कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वो अभी आप देखिए, बहुत लंबी बात मत करिए, अब 1 साल के बाद अभी तो कितनी फैक्ट्री खड़ी हो गई है वहाँ, और अभी आने वाले टाइम में 2-2.5 साल के अंदर यमुना पूरा चमकेगा फैक्ट्रियों से। बिल्कुल सर, हर यही चाहता है यहाँ के बाशिंदे, और जिस तरह से प्रोग्रेसिव प्लान्स हैं गवर्नमेंट के और दिख भी रहा है, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में अच्छा होगा। बट यही है कि जल्द से जल्द हो जाए, देखिए अच्छा सरकार की रहेगा। कितनी बड़ी उपलब्धि है कि एयरपोर्ट को कितने कम टाइम पे बना। वो तो सर रिकॉर्ड है। अब इसका नाम वर्ल्ड के चौथा या 5वां वर्ल्ड का बिगेस्ट बिल्कुल एयरपोर्ट होगा, होगा ये। डेफिनेट। सो व्हिच इज़ रिमार्केबल वर्क बाय द इसमें गवर्नमेंट। तो हमारे आई थिंक जो यहाँ के एमपी हैं हमारे, डॉक्टर महेश शर्मा, डॉक्टर महेश एंड शर्मा। वहाँ डॉक्टर वो वहाँ मिस्टर धीरेन्द्र सिंह विधायक हैं, पंकज जी हैं, इन सब लोगों ने बहुत मेहनत करी इसमें। और ये सपना तो देखा जाए तो महेश शर्मा जी ने देखा था, उन्होंने बड़ी मेहनत, उन्हीं की शुरुआत थी, नहीं तो ये एयरपोर्ट यहाँ की जगह कहीं राजस्थान में चला जाता। बिल्कुल। गुड सर, तो एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, चूँकि हमने थोड़ी क्रिकेट की बात करी, हमने गारमेंट इंडस्ट्री की बात करी, टेक्सटाइल्स की बात करी। तो अब चूँकि आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, निखिल के बाद अब जो जनरेशन नेक्स्ट है, वो भी क्रिकेट खेल रही है, जेसीसी से आपका जुड़ाव हुआ। तो अंडर 15 पे एक बार वापस आता हूँ मैं। ये जो क्रिकेट है सर, यहाँ पे जैसे हमारा जो अगला ट्रायल है, हम लोग 4 से 5 हमने यहाँ पे ट्रायल किए हैं। अब अगला ट्रायल हम बहुत जल्द करने जा रहे हैं दिल्ली में और फिर गाज़ियाबाद में, ऐसे तमाम जगह पे हम ट्रायल करते हैं। तो ये जो बच्चे हैं, लास्ट ईयर हमारा जो 7th सीज़न था, उससे हमने 30 वाइल्ड कार्ड जो बेस्ट परफॉर्मर्स थे, उनको हम इस बार वाइल्ड कार्ड बना के ला वेरी रहे गुड, हैं। वंडरफुल। तो ये जो बच्चे हैं, आज हम जब पेरेंट्स से बात करते हैं, दे फील वेरी प्राउड, दे बट लेकिन यूपी क्रिकेट एसोसिएशन, यूपीसीए या इस तरह की जो बॉडीज हैं, डोंट यू थिंक दे शुड आल्सो लुक दिस काइंड ऑफ एफर्ट्स, बिकॉज़ इवन समबडी इज डूइंग इट ऑनेस्टली, जेन्युइनली, तो आई थिंक यहाँ के बच्चों को भी चांस मिलना चाहिए। मैं आपसे एक बात कह दूं, जी, आप ये करिए, उसके बाद एक टीम यंगस्टर गर्ल्स की बनाइए, जी, बहुत बिकॉज अच्छा थॉट है। आजकल लड़कियों को कम मत समझो, वो बिल्कुल नहीं लड़कों सर, से बिल्कुल। कम नहीं है। भारतीय नारी सब पे भारी सर। तो वो आप एक टीम वो भी बनाओ, और उसके बाद आपको उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश के शिखर तक आपको ले जाऊंगा, आपको जहाँ से जो मदद की जरूरत है आपको पूरी मिलेगी और पूरी सपोर्ट मिलेगी। ये मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा और आपको पूरी सपोर्ट दूंगा। थैंक यू सो मच। आप बात कर रहे थे लेबर की। देखिए हमारे यहाँ पे लेबर जो है वो बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ पे हमारा एटीडीसी कॉलेज है सेक्टर 23 में, वहाँ हम लेबर को ट्रेनिंग देते हैं। हमारे यूपी के अंदर लखनऊ में भी है, बरेली में भी है, कई जगह हमारे कॉलेजेस हैं ओके, जहाँ हम लेबर को ट्रेनिंग दे के जॉब्स देते हैं सारे। उसमें हम सुपरवाइजर भी बनाते हैं, मैनेजर भी बनाते हैं, तो टेक्नोलॉजी भी सिखाते हैं उनको, कैड का भी सिखाते हैं, और टेलर्स भी, स्किल डेवलप कर स्किल रहे हैं हम। डेवलपमेंट करते हैं। उसके लिए हमने एक यूपीएसडीएम से भी वहाँ पे हमने एमओयू किया है। दूसरा जो नेशनल स्किल काउंसिल है हमारी अपैरल और हैंडलूम की, उसका मैं बोर्ड ऑफ गवर्नर भी हूँ, और उसमें हम एक बागपत में सेंटर खोला है। हाँ, अच्छा, उस सेंटर को भी हम ट्रेनिंग करवा रहे हैं, वो करवा के हम सबको नोएडा में सबको जॉब देंगे। तो नोएडा एक ऐसी जगह है जिसके आसपास पूरी पेरिफेरी पूरे अब इतना आसान हो गया है कि आधे पौने घंटे में आदमी पहुंच सकता है यहाँ। पहुंच जाता तो है। वो भी हम अरेंज कर रहे हैं, वहाँ से ट्रेन करके लोगों को यहाँ लाएंगे। तो और जेवर में हमें कम से कम 2 लाख लोगों को ट्रेन करना है। तो जेवर के आसपास जितने गांव हैं, आजकल मेरे जो स्टाफ है, जो हमारा एक ग्रुप है, वो पूरा हर गांव में जाता है, महिलाओं से मिलता है, उनके प्रधान के यहाँ जाके सबकी मीटिंग होती है, उनको समझाया जाता है, उनको बताया जाता है कैसा करना है। अभी क्या थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि वो कहते हैं कि हमें यही काम ला के दे दो,
हमारी फैक्ट्रीज कंप्लाइंस है, तो हम वहाँ काम नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। हो सकता है कुछ काम छोटा-मोटा जा सके, लेकिन उनको हम तैयार कर रहे हैं कि अब आइए, बस आपको सुबह लेके जाएगी, आपकी बेटियों को, आपकी बहुओं को सुबह बस लेके जाएगी 8 बजे और शाम को 7 बजे आपके घर छोड़ के जाएगी। हम बहुत अच्छा गाड़ियाँ है। भी अपनी भेजेंगे यहाँ से, उनको लेके आएँगे, जो 1 घंटे के सर्कल में गाँवों से आ सकते हैं। तो ये हम एक जो काम कर रहे हैं, इसके लिए हमें सरकार भी पूरा सहयोग दे रही है। तो हमारे जो मंत्री जी हैं कपिल देव जी, उनसे भी बात हो गई है, और उसके बाद डॉक्टर हरिओम जी हैं जो इसके सेक्रेटरी हैं, वो भी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी टीम सपोर्ट कर रही है। तो ये तो बहुत अच्छा जब इनिशिएटिव हमारे है साथ सर। हो रहा है तो आप करेंगे तो आप तो मुझसे भी ज़्यादा हैंडसम हैं। आप अरे करिए, नहीं। आपके अंदर लगन है, आप कराइए इसको, देखो आपको भी पूरी हेल्प मिलेगी। तो आई एम श्योर सर, आप बिकॉज़ यू ऑलवेज़ बीन वेरी वेरी सपोर्टिव। तो सर अब थोड़ी हमने सीरियस बातें कर ली, हमने क्रिकेट की बात करी। तो सर मुझे लगता है ऐसा कि आप में मुझे एक फूडी दिखता है। क्या मैं सही हूँ? हाँ, हाँ, खाना तो सबको अच्छा लगता है। तो सर जब एक बिज़नेस फैमिली हमारी फैमिली की बात बताऊँ, हमारी जी। फैमिली में जब सब टेबल पे बैठे हो ना, सिवाय खाने की कोई बात ही नहीं। मैं वही पूछ रहा था, डाइनिंग ये टेबल अच्छा टॉक्स बना क्या है, वो रहती हैं? अच्छा बना है, ये बनाना है। बच्चे भी कहते हैं, मम्मा मुझे वो वाली चीज़ खानी है और कल मेरे को वो बना के देना, यू नो। सारा दिन पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के बीच में बोल देते हैं कि रात को ये बनाना है। सबको फूड अच्छा लगता है, बच्चों को अच्छा लगता है। वी आर फ्रॉम रॉयल फैमिली, तो हमारे तो खून में ही है सबका सही सिस्टम है। वेरी गुड सर। सर आपको कभी बिकॉज़ मैं देखा आप 6 फीट प्लस हैं, काफ़ी हैंडसम हैं। कभी मैं ऐसा नहीं लगा कि फ़िल्मों में ट्राई किया 68 जाए? का हूँ, सॉरी सर? 68 का हूँ। हाँ, बट आई नो, बट आई एम सेइंग अभी 68 के हैं, लेकिन माशाल्लाह आप लगते नहीं है 68। थैंक यू। बट फिर भी आपने कभी सोचा नहीं कि बॉलीवुड की तरफ भी कुछ रिक किया जाए? देखिए, सबकी अपनी-अपनी सोच है। मैं समझता हूँ मेरी इंडस्ट्री बॉलीवुड से किसी भी तरीके से कम नहीं। बिल्कुल नहीं। गारमेंट इंडस्ट्री में जो एक चार्म है, जो एक मज़ा है, जो एक मेहनत है, और जो उसका एक नशा है काम करने का, समझे नहीं? वो मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में बॉलीवुड में भी है। हालाँकि कमाइयाँ कम हो गई हैं, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, पर उसके साथ-साथ हमें गवर्नमेंट की सपोर्ट भी मिलती रहती है। तो मोदी जी काफ़ी देख रहे हैं, पीयूष गोयल जी ने काफ़ी अभी सपोर्ट किया है। अभी हमारे एफटी हो गए हैं सब कई जगह पे। अभी हम लंदन शो करके आए, नोएडा क्लस्टर ने अच्छा, लंदन में शो किया। वेरी क्योंकि नाइस। हमारी सरकार, योगी जी ने कहा कि आप उन्होंने कहा भी आपके यूएसए की एक्सपोर्ट कितनी है नोएडा की? मैंने उनको बताया जी हमारी 55,000 में, तो 15 से 18,000 की यूएसए की है। उन्होंने बोला 15 से 18,000 तुरंत जाओ और दूसरी कंट्री से पकड़ के लाओ। उनके कहने पे हम लंदन गए, वहाँ शो लगाया, और वहाँ शो लगा के वहाँ से काफ़ी बाहर आए हैं, अब काम शुरू हो गया है। और अब हम 3, 4, 5 जून को बैंक थाईलैंड में जाके शो लगा करने जा रहे हैं। क्योंकि वेरी गुड। वहाँ से पहले उधर 30 टू 40% ड्यूटी थी। आज वो ड्यूटी नहीं है, एफटी हो गया उनके साथ में, और अभी वो ड्यूटी फ्री है। उनकी टोटल इंपोर्ट इंडिया से $15 मिलियन की है, मात्र $15 मिलियन। उनकी टोटल इंपोर्ट है $6.5 बिलियन की। अब $6.5 बिलियन और $15 मिलियन, देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस। ह्यूज गैप, तो यस। उसको हम मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली कुछ लेके आएंगे। तो हम नोएडा से अभी कोई 25 से 30 लोग जा रहे हैं। बैंकॉक 3, 4, 5 जून को शो है वहाँ। सर ये लेकिन आई थिंक द इनिशिएटिव्स व्हाट यू टॉक्ड अबाउट आर वेरी गुड, और जिस तरह की विजन है, थॉट प्रोसेसेस हैं, आई थिंक वी आर ऑन अ राइट डायरेक्शन। बट आपको नहीं लगता जब एआई के आने से हाउ योर इंडस्ट्री विल गेट इम्पैक्टेड और विल गेट बेनिफिटेड? देखो, एआई के आने से एआई नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, नुकसान भी है उसके, फायदे भी हैं। तो अब वो आदमी किस तरह से यूज करता है वो देखने वाली बात है उसके ना। ऊपर है। अब भाई कोई गारमेंट की, चाइना की कुछ रील्स देख रहे थे, आइए तो वो फैक्ट्री में एआई ने पूरा टोटल डार्क फैक्ट्रीज बना दी है। कितनी बना दी है भाई? जो लेबर काम करती है, जो हाथ का काम है, वो हाथ का ही काम है। मशीनों का काम मशीनों का काम है, लेकिन कितनी बना लेंगे? एक जनरली एक मिथ है कि एआई आने से मुझे लगता है इससे प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी, देखिए, हमारी स्किल बेटर होगी, डेफिनेटली होगी, डिजाइनिंग बेटर बेटर होगी। होगी, बेटर भी होगी, और पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, दोनों चीजें। नेगेटिव आप सर गए, मुझे अगर लगता सारी मशीनें लगा देंगे काम कर, तो हमारी वर्कर कहाँ जाएंगे? वही उनको रोजगार वो कौन है। देगा? उनको भी तो बच्चे पलने हैं, वो कहाँ से आएंगे? तो वो सब चीज़ है।
तो उसके लिए तो आप उनकी स्किल एनहांस कर ही रहे हैं। अरे सर, अगर हम ही ले आएंगे अपनी फैक्ट्री में सारे ये लगा दे जाके, जैसे चाइना ने डार्क फैक्ट्रीज बनाई, हम भी बना दें सारी, तो फिर नोएडा में वर्कर क्या चाहिए? चाहिए नहीं होगा। सर चाइना हमें फॉलो करेगा सर। थैंक यू। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚ ਘਿਓ ਸ਼ੱਕਰ। सर मैं तो बिल्कुल कहना कि इंडिया में सर वो पावर है, आप आज जैसे जो लोग हैं। आज आप काम करने जा रहे हैं, वो काम अगर आपने पूरा किया, तो ये बच्चों को जो क्रिकेट सिखाएंगे, ये हमारी पावर बनेंगे। यंगस्टर यही हैं जिन्होंने आगे जाके ज़िंदगी में पढ़ना भी है, खेलना भी है, और हमारे ट्रेड में भी अगर ये सीख के आएँगे, तो हमारे ट्रेड में भी खूब होंगे ऐसे। क्योंकि सर आपके जब हम और आप जब खेलते थे, पढ़ते थे, हम लोग वी वर नॉट वेरी ब्रांड कॉन्शियस इन दैट एरा। टुडे द यंगेस्ट किड इज वेरी ब्रांड कॉन्शियस। ही और शी नोज दैट व्हाट दे वांट टू वियर, व्हाट दे वांट टू बाय। तो यहाँ जो प्रेशर क्रिएट होता है पेरेंट्स पे, एक इंडिया में आज भी बड़ा तबका मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है और उसमें लोअर क्लास भी है। तो ये जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, बिकॉज़ उसमें ब्रांड की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है आज के डेट में। हाउ डू यू सी दिस एंड व्हाट इज़ योर मैसेज टू द जेन ज़ीज़ ऑफ टुडे दैट हाउ दे शुड नॉट गेट इंटू ब्रांड्स रादर देन दे शुड बी मोर कम्फर्ट एंड मोर फन इन लाइफ? आप ब्रांड की बात करते हैं, आज के जो बच्चे हैं ना, वो बहुत समझदार हैं। वो जूडियो चले जाएँगे, सेम शर्ट 350 रुपए की लेके आएँगे, जो ब्रांड के अंदर 13,000 की मिलेगी उनको, या 12,000 की मिलेगी, या 10,000 की मिलेगी। दे अंडरस्टैंड नाउ। तो जो ब्रांड की वैल्यू अपनी जगह है, लेकिन वो पर्टिकुलर सर्टन फंक्शंस के लिए चाहिए आपको, कोई कैटेगरी के लिए चाहिए। लेकिन जनरल आप देखिए, ब्रांड से बढ़ के लोग आजकल क्वालिटी के ऊपर जा रहे हैं, और छोटे-छोटे रिलायंस के देखिए स्टोर, ट्रेंड्स और वो मल्टी ब्रांड स्टोर्स हैं, और वो सब बजट में है, बजट से बाहर नहीं है। तो बच्चों का बहुत समझ, आज बहुत समझदार है, बच्चे फालतू पैसा नहीं खर्चते, बहुत कम है। वो बिगड़े हुए बच्चे बहुत कम है, बाकी तो सब सुधरे हुए हैं। तो आपने एक चीज़ और जो स्क्रीन टाइम आपने बोला और वो एक बहुत बड़ी समस्या है आज। वो है, देखिए वो तो सभी के साथ है। मैं बताऊँ, आज के तरीके में जिसके भी घर जाता हूँ, मेरी पहले नज़र पड़ती है, बच्चे 2-3 बच्चे खेल रहे हैं, तो 2 में चश्मा लगा हुआ है, उसके घर में भी चश्मा लगा हुआ है। सभी के घर बच्चों को चश्मे लग गए, मेरे घर में भी लगे। अब ये नहीं कि आँखें खराब है सबकी, वो सब बिकॉज़ ऑफ दिस, ये जो चीज़ें हो रही हैं आजकल, हम जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, और जो ये देख रहे हैं, उन सब के अंदर इतनी चीज़ें प्रॉब्लमेटिकल है, क्या 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 एक्सप्लेन करूँ मैं, बताइए? हटते ही नहीं है तो फ़ोन से। आप अपने घर में देखिए ना, अगर आपकी वाइफ़ बैठी है, आपके बच्चे बैठे हैं, आपकी मम्मी भी बैठी है, 5 आदमी अगर सोफ़े में अलग बैठे हैं, तो सभी के फ़ोन चल रहे होंगे, मोबाइल हो सबके गया। हाथ में मोबाइल होंगे, या तो देख रहे होंगे, या फ़ोन कर रहे होंगे, या फ़ोन पड़ा होगा साथ में। तो मोबाइल एक ऐसी चीज़ होगी, अब बीमारी होगी सबके लिए। वही एआई अच्छी भी है, बुरी भी है, मोबाइल भी तो अच्छा भी है और बुरा भी है। सर हम इसमें जैसे जेसीसी में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही बच्चे आते हैं, ट्रायल पे बच्चा आता है, अगर सुबह से बच्चा आया हुआ है और उसको 3 या 4 बजे तक रहेगा वो पूरे इस दिन के दौरान, तो हम सबसे पहले मोबाइल्स उनके लेते हैं। वेरी गुड। और हम कोशिश ये करते हैं कि अगले 4 या 5 घंटे में जब तक बच्चा वहाँ एंगेज है ड्यू टू दिस स्पोर्ट और हिज ओन टेस्ट ऑफ द गेम, then he should not touch his mobile. And we also inculcate parents also to ask them नॉट not टू to कॉल use देम। mobile phone. बिल्कुल, Yeah. दैट्स ट्रू। अंटिल मोबाइल देयर फोन इज का कम इमरजेंसी। यूसेज कहीं ना कहीं से शुरुआत हमें करनी पड़ेगी। देखिए, ये तो आजकल ज़रूरत बन गई है सबकी, तो इसलिए बड़ा मुश्किल है इसको रोकना। पर हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए बच्चों को समझाने की। सबसे बढ़िया, अगर बच्चों के दिमाग में ये चीज़ जाएगी ना, तभी बेनिफिट होगा। जी, कल मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर महेश शर्मा साहब से, तो हमने भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव डिस्कस किया उनसे और इसी स्क्रीन टाइम को लेकर मुझे लगता है कुछ दिनों में हम इस पे भी चर्चा करेंगे और नई नई चीजें निकल के आएंगी। सर एक लास्ट और आखिरी सवाल, अ, आपके चूंकि आप बहुत ज़्यादा फॉरेन ट्रैवल भी करते हैं और परिवार में भी, तो कैसे सामंजस्य बिठाते हैं परिवार, व्यापार और आपका ट्रैवल? देखिए, मेरा मेरी मेरी फैमिली, मैं और मेरे बच्चे यहाँ हैं, बाकी मेरी पूरी फैमिली अमेरिका में है। मेरे ब्रदर्स, मेरे कज़न, सिस्टर सब वहीं हैं, उनके बच्चे सब। तो वो साल में 1-2 बार आ जाते हैं, साल में 1 आधी बार हम चले जाते हैं। बस ऐसा ही हमारा होता है, और बाकी जो बिज़नेस के लिए जाना होता है, टूर में जाते हैं, दैट्स इट। तो अदरवाइज यू हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट रूल टू फॉलो, लाइक
यू गो डिनर एट होम, लाइक दिस इज हाउ? इतना अच्छा तो मैं नहीं हूँ। अच्छा। वही मैं निकालना चाह रहा था, लेकिन सर आपने निकालने नहीं दिया। आपको बता दिया ना मैंने, इतना अच्छा नहीं हूँ। देखिए ऐसा होता है कि जब आप एक रिस्पॉन्सिबल सीट पे बैठे हैं, जी, वो कहते हैं ना ग्राहक और मौत का कोई पता नहीं होता। बहुत सही बात है। मैं नोएडा से बाहर जाते हुए डरता हूँ, मुझे डर लगा रहता है। जब मैं नोएडा से बाहर जाता हूँ, पीछे कोई ना कोई अनहोनी होती है, जिसको मुझे वहाँ बाहर बैठ के सँभालना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट हो जाता है। कई बार पता ही नहीं चलता क्या हुआ है। यहाँ पे किसी की फैक्ट्री में आग लग जाए ना, तो वो पहले फायर स्टेशन को बाद में फ़ोन करते हैं। मालिक पहले मुझे फ़ोन करेगा। उस तरह का ट्रस्ट एक वो बिल्ड आपने किया है। हाँ, तो मैं सीधा पहले फायर ब्रिगेड को तो खबर पहुँच जाएगी, उसके बाद वहाँ की पोज़ीशन देखते ही मैं सीधा सीएफओ को फ़ोन करूँगा कि भैया वहाँ पे आग की ये पोज़ीशन है और ऐसा हो सकता है, तो आप अभी से ये प्रिकॉशन लो। तो वो 3 गाड़ी की जगह 5 गाड़ियाँ जाएँगी। तो हमारे पास गाड़ियों की कमी थी यहाँ। तो मैंने मुख्यमंत्री से कह के, हमारे चीफ सेक्रेटरी थे मनोज सिंह जी, उनसे कह के रिक्वेस्ट करके और हमने इनको 70 करोड़ रुपए का सैंक्शन करवा दिया, जिसके अंदर नई गाड़ियाँ खरीद रहे हैं सारी। बहुत अच्छा है। अथॉरिटीज़ की बहुत उसमें उन्होंने ही पैसा दिया अथॉरिटी योगदान ने, रहा वो उसमें। ताकि फायर गाड़ियाँ इतनी आ जाएँ, इतनी पावरफुल आएँ। अभी जो पुरानी गाड़ियाँ थोड़ी-सी वो ढीली हैं, अभी हाई पावर वाली गाड़ियाँ ला रहे हैं, इससे आग जो 1 घंटे में बुझनी है नुकसान है ना, वो 15 मिनट में आग बुझ जाए। वो आग को बुझाती नहीं, आग को उड़ा देती। तो अब इस वक्त गारमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का फ्यूचर नोएडा में कहाँ देखते हैं आप, और क्या लगता है भविष्य की तरफ देखिए नोएडा क्या का दिखता भविष्य है? बहुत अच्छा है, समझे नहीं? हमारा उत्तर प्रदेश पूरा गारमेंट का हब बन जाएगा। अपैरल सिटी तो आपने नोएडा को बना ही उत्तर दिया है। प्रदेश का जो वर्कर है ना, वो इतना मेहनती और इतना ईमानदार है, समझे नहीं? जो बाकी प्रांतों में भी अच्छे हैं, बिहार से भी बहुत अच्छे लोग आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का वर्कर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज आप साउथ में जाइए ना, तो वहाँ उत्तर प्रदेश के वर्कर की ज़्यादा डिमांड है। हाँ, मैंने ये सुना कहते है। हैं यूपी का बंदा आया हमारे पास, हाँ, तो यूपी के जो लोग हैं बहुत मेहनती, लेबोरियस हैं, हार्ड वर्किंग हैं। हार्ड वर्कर है और सादगी भी है। जी, कोई ऐसा नहीं है कोई गलत काम करते हैं, सादगी भी बहुत है। मेरे फैक्ट्री में तो वो काम करते हैं, जो आज काम कर रहा है उसके वालिद साहब भी करते हैं, वालिद के वालिद भी मेरे यहाँ करते थे 40 साल पहले काम। तो मेरा वो रिलेशन उनके साथ पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। ये बहुत बड़ी बात है सर। हाँ। तो सर अब एक बार बस आप जेसीसी में आप, क्योंकि आप भी उससे अब जुड़ गए हैं। देखिए मैं एक काम करूँगा, अभी मैं अपने सारे मित्रों को, अपने सारे गारमेंट एक्सपोर्टर्स को अपील करूँगा कि आप लोग भी अपने यहाँ स्पोर्ट्स का ध्यान दें थोड़ा, जो लोग खेलने वाले हों उनको ध्यान दें। आप उनकी टीम बनाएँ और आगे जो बच्चे सीख के आए, जब उनको नौकरी दे रहे होते भी देखिए क्रिकेट खेलना आता है तो उसको 100 में से 50 नंबर स्पोर्ट्स के दें और उसको नौकरी पे ज़रूर रखें। मैं तो बल्कि ये कहूँगा सर, अगर आप कुछ चुनिंदा जैसे 5 या 10 अगर आप कहेंगे, वर्कर्स के अगर बच्चे खेलते हैं, तो हम 30 हमने अभी वाइल्ड कार्ड डाले हैं। हम 5 या 7 वाइल्ड कार्ड भी डाल सकते हैं। अगर कोई बच्चा बहुत मेरिटोरियस है और किसी वर्कर का बच्चा है या कुछ। मैं इसके लिए भी सबको अपील कर दूँगा, लेकिन मैसेज दे दूँगा, जी, लेकिन ज़्यादातर जो वर्कर्स हमारे हैं उनके बच्चे सब गाँव में हैं। गाँव में हैं, बिल्कुल हाँ, ठीक। चूँकि वो वहीं से रहते हैं, तो एक वन फैमिली मेंबर इज़ हियर, रेस्ट ऑफ द फैमिली हाँ, इन द विलेज। या तो उस तरह का सेटअप है। या बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं तो अपना काम करने अपना चले गए, काम इधर धंधे पे चले गए लग उधर गए चले। हैं। देखो आजकल ना अगली पीढ़ी ना टेलरिंग के काम में नहीं आ रही, कम आ रही है। वो आते हैं वहाँ से, यहाँ उनको टेलरिंग में काम करके 15,000 रुपये 14,000 रुपये कमाने हैं, 15,000 रुपये। वो आते हैं ज़ोमैटो में काम करते हैं, 20-25 कमा लेते हैं। वो किसी और सर्विस में चले जाते हैं, तो वो एक अलग-अलग चीज़ों में जा रहे हैं। तो देखिए पॉपुलेशन भी हमारी कितनी बढ़ती जा रही है, तो उनका ध्यान उस तरफ भी ज़्यादा चला जाता है। तो सर ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता होगा आपके लिए? ऑफ कोर्स होता है, डेफ़िनिटली होता है। हमारे यहाँ जो वो शरीफ आदमी आते हैं, सीधे से आते हैं, जिन्होंने देखा नहीं शहर, वो आके काम सीखते हैं, हम ट्रेनिंग देते हैं उनको, हम उसको स्किल डेवलपमेंट करते हैं उसकी, सिखाते हैं कि आगे हमेशा काम करेगा हमारे यहाँ। वो साल भर पता चलता है यार 40 आदमी तो चले गए, कहाँ चले गए? पता चलता है जी वो ज़ोमैटो में नौकरी कर, वो मॉल में नौकरी कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं। सॉरी। तो ये जो पलायन है सर, इसको रोकने के लिए नहीं रोक कुछ नहीं सकते, कर सकते? ये हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो कोशिश कर सकते हैं, कोशिश दर कोशिश करते रहें ताकि जो बेटर होता जाए उसको हम चलाएँ। तो बड़ा मज़ा आया सर आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच सर। तो थैंक यू सो मच सर, और ये था हमारा दूसरा पन्ना, पन्ने ज़िंदगी की किताब के।
इसी तरह से आप बस देखते रहिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, दी आलोक सक्सेना पॉडकास्ट शो पन्ने ज़िंदगी की किताब से। आप अपना ख़्याल रखें, अपने चाहने वालों का ख़्याल रखें और आज की जो हमारी शख्सियत थी, ललित ठुकराल साहब, इनके बारे में जाते-जाते बस इतना ही कहूँगा कि वो हैं बहुत ख़ास, ना वो जितने नज़र आते हैं, ना वो हैं उतने आम, वो जितने नज़र आते हैं। ना आया उनको चेक पर नाम लिखना। दोस्तों, ललित ठुकराल साहब तो दिलों पे नाम लिखते हैं। गॉड ब्लेस, टेक केयर।